नमस्कार दोस्तों, कैमिन प्लस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाटर सैंपल हैज़ पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। Fe दिया है 0.2 ppm, Mn 5 ppm, कॉपर 3 ppm, Zn 5 ppm। विच मेटल मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग कौन सा मेटल ऐसा है जो पानी को पीने लायक नहीं बना रहा है? तो वो है आपका मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज का कंसनट्रेशन काफ़ी कम होता है। इसमें तो 5 ppm बता दिया, 0.05 होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पानी अनसूटेबल हो चुका है। विच मेटल इज कॉल्ड द वंडर मेटल एंड वाई? टाइटेनियम इज कॉल्ड द वंडर मेटल बिकॉज, अब देखिए इसे वंडर मेटल क्यों कह रहे हैं और इसे फ्यूचर मेटल भी कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? दोनों का रीज़न देखिए। इट इज़ हार्ड, high melting point, good conductor of electricity and heat, lighter than steel, and superior to stainless steel in respect to corrosive resistance. It is used in jet and gas turbines, engines, aircraft, marine equipments and in chemical plants. कितनी जगह इसका यूज़ हो रहा है देखिए आप, है ना। हाई हार्डनेस ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का भी और लाइट का भी है। तो देखिए आप, कोरोजन इसमें होता नहीं है। इतनी जगह तो उसका यूज़ हो रहा है, देखिए जेट्स में, गैस टरबाइन इंजन्स में, एयरक्राफ्ट, मेराइन इक्विपमेंट्स, और यही ट्रेंड में है सब। और केमिकल प्लांट में भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ जिनॉन एंड हु डिस्कवर्ड इट? जिनॉन कॉमन नेम जो है जिनॉन का, वो स्ट्रेंजर गैस है, और इसे किसने डिस्कवर किया था? रैमजे ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 109 एलिमेंट? इसका जो टेम्पररी नेम दिया हुआ था वो क्या था? आज तो देखो इसका नाम क्या आ चुका है, मिटनेरियम इसका नाम है। लेकिन पहले जब इसका नाम डिस्कवर नहीं हुआ था तो इसको क्या कहते थे? वैसे हमें पता है ना, क्या टेम्पररी नेम देने के लिए इन्होंने 0 1 2 3 4, ज़ीरो को हम निल बोलते थे। वैसे भी ज़ीरो का मतलब निल ही होता है। अन, बाय, ट्राई, क्वाड, है ना। तो ये सब नाम दिए हुए थे, तो इनको जोड़ जोड़ के हम क्या कर देते थे? एलिमेंट्स, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए वह टेम्पररी नाम देते गए इनको। तो 109 का नाम क्या होगा? वन के लिए क्या होता है? अन, 0 के लिए निल, और 9 के लिए ENNN। और जब भी कोई नाम बनता था उसके पीछे IUM लगा देते थे, रूल है ये। तो अनिल एनियम, इसको जोड़ दो, अनिल एनियम, तो अनिल इनियम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये अनिल एनियम। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर देखिए आप, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी एसिडिक, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +4 S की, यहाँ पे +2, यहाँ पर +6। तो सबसे ज़्यादा तो SO3 की आ रही है ना, S में +6 आ रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, फिर SO2 की, और उसके बाद SO की। तो ये है इसका एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है स्क्रब सिंथेसिस। स्क्रब सिंथेसिस इज यूज्ड इन द प्रिपेयर विच कंपाउंड? क्विनोलिन बनता है स्क्रब सिंथेसिस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं ना, एक लेते हैं एनिलीन C6H5NH2, एक लेते हैं ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, और एक लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। इन तीनों को जब जोड़ते हैं ना तो क्विनोलिन बनता है। क्या बनता है? क्विनोलिन बनता है। और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है, वो कभी फिर वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। अभी तो आप इतना याद कर लीजिए कि स्क्रब सिंथेसिस से क्या बनता है? क्विनोलिन बनता है। आउट ऑफ एनिलीन, पायरॉल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन, विच इज़ मोस्ट बेसिक? विच इज़ मोस्ट बेसिक? हाँ फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में थे कि आउट ऑफ एनिलीन, पिरिडीन एंड पिपरिडीन द विच इज़ मोस्ट बेसिक। तो पिपरिडीन इज़ द मोस्ट बेसिक
अमंग अवर कंपाउंड, देखिए हम बेसिसिटी दो तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक तो पता कर सकते हैं कि उसका एस कैरेक्टर से, और दूसरा हम किससे पता कर सकते हैं, उसकी पीकेबी वैल्यू से। तो देखते हैं इसका जो होता है ना, फिर डायग्राम बना देते हैं। एनिलीन का तो छोड़ दो, एनिलीन तो लीस्ट बेसिक होगा इसमें से, है ना। तो हम पहले बना देते हैं पायरोल, फिर बनाते हैं pyridine, इसमें लोन पेयर, और इसमें ये N, ठीक है, लोन पेयर, और इसमें एक H भी लगा होगा पिपरिडीन में। ओके, तो देखिए इसमें भी लोन पेयर है ना, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, लोन पेयर तीनों में है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए सबसे पहले पी के भी वैल्यू हमें अगर याद है, इसकी होती है 14, इसकी होती है कितनी 8.2 के आसपास होती है, और इसकी सबसे कम होती है 2.7 के आसपास, है ना। तो पी के भी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है ना, पी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, उसके क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर पूछा है ना, मोस्ट बेसिक, तो पी के भी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी ये जो होगा उसकी एसिडिटी उतनी, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। पी के भी वैल्यू ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर कम, इसकी सबसे ज़्यादा, सबसे कम बेसिक तीनों में से। इसकी 8.2 है, थोड़ी कम है, तो इसकी दूसरे नंबर पर आ गई। इसकी तो 2.7 ही है, बहुत ही कम है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये उल्टा रिलेशन होता है, पी के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हम एस कैरेक्टर दे सकते हैं, ये तो पी के बी वैल्यू से हो गया। दूसरा हम एस कैरेक्टर भी तो देख सकते हैं। एस कैरेक्टर से कैसे देखेंगे, ओ डायग्राम तो हट गया। एक की होती है sp2, एक की क्या होती है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2, और इसमें क्या होती है sp3। पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर कम होगा। इसमें एस कैरेक्टर लगभग किसके बराबर, 33% के बराबर होगा, इसमें भी 33% के बराबर होगा, और इसमें 25% होगा। तो एस कैरेक्टर कम हो रहा है, तो कहते हैं ना कि एस कैरेक्टर अगर कम होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा। तो पिपरिडीन जो होता है उसका एस कैरेक्टर 25% है, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इनकी बेसिसिटी पता कर सकते हैं, पी के बी वैल्यू और क्या, दूसरा क्या फ्रेंड्स, ये एस कैरेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलीमर यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस, ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, कहते हैं ना स्टिचेस अपने आप गल जाते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल अपने आप गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और पॉलीमर होते हैं एक तरीके के ये। व्हाट इज द यूज ऑफ जिगलर नार्टा कैटलिस्ट, ये इट इज़ यूज इन द पॉलीमराइजेशन, ये तो थ्योरेटिकल है, इनको हम आराम से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द ओर फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज टर्म्ड एज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो स्लैग होता है ना, जो एक्चुअली हम जो जानते हैं स्लैग होता है ना, जो स्लैग लास्ट में जो निकलता है, वेस्ट टाइप का निकलता है स्लैग, तो ये रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज टर्म्ड एज स्लैग, ठीक है, ये स्लैग है। लेकिन स्लैग बनता कैसे है, सुन लीजिए, जब हम फ्लक्स डालते हैं स्टार्टिंग में, और गैंग में फ्लक्स डालते हैं ना, गैंग के साथ डालते हैं, गैंग के साथ फ्लक्स डालते हैं तो स्लैग निकलता है। फ्लक्स में गैंग के साथ फ्लक्स डालते हैं तो क्या निकलता है, स्लैग निकलता है। तो ये जो आंसर है इसका स्लैग रहेगा, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, स्लैग। तो द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द ओर फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज टर्म्ड एज स्लैग। ओर में क्या होंगे, गैंग होंगे ना इम्प्योरिटीज, तो उसमें हम फ्लक्स डालते हैं ताकि स्लैग निकल जाए, सारी गंदगी अलग हो जाए और हमारा मेटल निकल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्यूरी का रिलेशन तो रेडियो एक्टिविटी से है ना, रदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, बेकेरेल भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, हाँ फर्मी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना
इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर की रेडियस की बात की थी। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये टर्म आया हुआ है फर्मी। तो ये न्यूक्लियस की रेडियस को मेज़र करने की यूनिट है फर्मी। तो ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 10 ही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे और आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आपको ये बहुत, आप इंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। तो फिर तब तक, कल तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।